हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर काइनेटिक थ्योरी का नया टॉपिक, दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडल गैस। ठीक है, तो हमने यहाँ तक जो अभी तक लेक्चर कवर कर लिया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ तक के सभी चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडल गैस। तो अगर मैं बात करूँ कि काइनेटिक थ्योरी जो है वो गैसेस की किसके ऊपर बेस्ड है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर बेस्ड है ना। कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इधर उधर रैंडमली मोशन करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पर। ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूँ कि मान लो कोई भी इस तरीके से कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर रैंडमली जो है गैसेस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सबसे पहली बात तो हमें पता है कि इनके बीच में क्या होता है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं। फिर भी इधर उधर क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। यही मॉलिक्यूलर थ्योरी है। ठीक है, और क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी, कि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। क्या एग्जर्ट करते हैं? प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये रीज़न क्या है प्रेशर एग्जर्ट करने का? ठीक है, क्या रीज़न है? सबसे पहली बात, नंबर 1, जैसे ही मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, रैंडमली मूव करेंगे तो जाकर इस वॉल के साथ क्या करेंगे, टकरा जाएंगे। ठीक है, अगर वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल हैव सम मास एंड मूविंग विद सम वेलोसिटी। जैसे ही टकराएगा, टकराने के बाद उसमें चेंज इन वेलोसिटी होगा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मास उनके पास कुछ है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो दैट मीन्स मोमेंटम में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या रीजन है, चेंज इन मोमेंटम का। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। ओके, अब जैसे चेंज इन मोमेंटम हुआ, जैसे इसने इसके ऊपर क्या लगाया, यहाँ पर क्या हुआ, टकराया, टकरा के वो वापस आया है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन में हुआ है, चेंज इन मोमेंटम कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन में हुआ है। नाउ वी नो दैट चेंज इन मोमेंटम डिवाइड में टाइम, वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। चेंज इन मोमेंटम डिवाइड में टाइम, वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अगर इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो वॉल ने भी क्या किया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये तो हो गया क्या, न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, अगर उसके ऊपर फोर्स लगाया है तो वॉल ने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, तभी वो वापस आया। ठीक है, तो वॉल ने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, तो वो हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। ठीक है, तो यानी कि इनका कोलिजन हुआ। ठीक है, और ये कोलिजन कौन सा हो गया, आपका इलास्टिक कोलिजन हुआ। क्या हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ। राइट, तो जैसे ही टकराया वापस आ गया, थर्ड लॉ लग गया, कौन सा कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो कंजर्व रहती है। ये मतलब होता है इसका, कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ओके, अच्छा, तो अब जैसे उसने फोर्स लगाया तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे भी लगाया होगा फोर्स, है ना। तो पर्टिकुलर एरिया मतलब कि फोर्स अपॉन एरिया, तो वो आ जाता है आपके पास क्या, प्रेशर। तो इस तरीके से 5 स्टेप अपने दिमाग में लगा लो कि इन स्टेप से जो प्रेशर है वो पिक्चर में आता है, कि किस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगाता है। अभी तो देखो मैंने सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात की है, तो कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर क्या लगाते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इनके बीच का कोलिजन होता है वो क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, जिसका मतलब क्या है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल मोमेंटम जो होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, अब ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हम निकालेंगे अब। तो हमारे पास अब टॉपिक आता है
प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस जो होती है वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती है, ठीक है। उसके लिए हम पहले कंसीडर करेंगे कि कोई एक जार है या एक क्यूब है जो 3 डायमेंशन के अंदर है, ठीक है, और उसके अंदर एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पर, जिसकी Vx में x डायरेक्शन में Vx वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में Vy है, z डायरेक्शन में Vz वेलोसिटी है। ये इससे टकराया, टकराने के बाद अब क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ मान रहे हैं कि x डायरेक्शन में चेंज आया है, बाकी y और z डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। तो हम मानेंगे इसकी डायरेक्शन होगी Vx हो गई, वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, Vy वैसी रही, Vz वैसी की वैसी रही, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि कंसीडर अ मॉलिक्यूल जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी Vx, Vy, Vz है, वो कोलाइड करता है एक वॉल के साथ और चेंज हो जाती है उसकी वेलोसिटी -Vx, -Vy, -Vz के अंदर, ठीक है। ये तो हमने इसकी इंट्रोडक्शन दे दी। अब जैसे मैंने बोला कि चेंज इन मोमेंटम भी होता है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। कितना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, तो चेंज क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी में बाकियों में तो कोई चेंज नहीं आया, तो सिर्फ चेंज किस में आया, इसके अंदर। तो फाइनल मोमेंटम हो गया -Vx माइनस mVx, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी थी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, Vx, तो ये हो गया -Vx, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये हो गया आपके पास -2mVx, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। अब किसी ना किसी टाइम में चेंज करा है, वही प्रोसीजर आ रहा है, ठीक है, किसी ना किसी टाइम में चेंज करा है। तो मान लो इन डेल्टा टाइम t में उसने चेंज आया है, और यहाँ तो सिर्फ एक पार्टिकल की बात हो रही थी, मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार डिफाइन कर देते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं इन डेल्टा t टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइड विद वॉल इज इक्वल्स टू n, ठीक है, कैपिटल N। अब ये कैपिटल N हम ऐसे मान लेते हैं कि ये है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर मुझे नंबर डेंसिटी बतानी होगी तो नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ डेंसिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड में पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या 1 मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर मैं यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास नंबर डेंसिटी आ जाती है ना। तो और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n इंटू वी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि वेयर स्मॉल n इज नंबर डेंसिटी, और वो उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये लिख देंगे वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सेफ साइड लेके चलते हैं, हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहेंगे हम, राइट। अच्छा, अब देखो क्या जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, क्या सारे के सारे इसी वॉल के साथ टकराएंगे, नहीं ना। वो इधर भी टकरा सकते हैं, ऊपर भी टकरा सकते हैं, नीचे भी टकरा सकते हैं, कहीं भी टकरा सकते हैं। लेकिन हम एक आइडियल सिचुएशन मान के चलेंगे कि जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, आधे इधर टकरा रहे हैं, आधे इधर टकरा रहे हैं, बाकी ऊपर नीचे का अभी हम कुछ नहीं देखते, सिर्फ हम आइडियल केस लेकर चलेंगे कि जितने इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, आधे इधर टकरा रहे हैं और आधे इस वॉल की तरफ टकरा रहे हैं। उसी चीज को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि इफ हाफ ऑफ द पार्टिकल्स गो टू, ये इस साइड कौन सी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, गो टू पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये हमने क्या लिया है, एक आइडियल केस लिया है, आइडियल केस लिया है, ठीक है। सो नाउ
अब लिखो, सो इन डेल्टा टाइम t, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अब कोलाइड करेंगे वो कितने होंगे, कोलाइड विद वॉल, वो कितने होंगे, नंबर डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये होगा नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसका क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है, कि कितने पार्टिकल्स थे, पहले हमने n माना, अब हमने माना कि आधे टकरा रहे हैं, तो आधे टकरा रहे हैं तो nv/2 भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बना आपके पास, कैपिटल N का, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला बना है, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड में 2, ठीक है। नाउ वी नो दैट वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा n/2 इनटू एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। अब लेंथ का क्या मतलब हुआ कि यानी कि अगर एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया है तो उसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल करके आया ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कितनी स्पीड में आया है, vx स्पीड में आया है, कितने टाइम में आया है, डेल्टा t टाइम में आया है, तो l क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड आई है, कितनी चेंज हुई है, vx, कितने टाइम में, डेल्टा t टाइम में, तो यहाँ पे हम l की जगह पे ये लिख सकते हैं, लिख देते हैं, तो कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल n/2 इंटू एरिया इंटू vx इंटू डेल्टा t, ये आ गया, ठीक है, ओके, ये हमने इसको बना के यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि कितना मोमेंटम वॉल को ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, ये देखो, ये तो पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हुआ था, ठीक है, वॉल को कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि जितना मोमेंटम पार्टिकल लेकर आ रहा है वही उसने ट्रांसफर किया है, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी हो जाएगी, तो वो पॉजिटिव में हम लेंगे, ठीक है। जितना उस पार्टिकल के पास मोमेंटम था सारा का सारा उसने ट्रांसफर करा किसको, वॉल को, बट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि नाउ टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल कितना होगा, डेल्टा p इक्वल्स टू, बस इसका हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो ये हो जाएगा 2mvx, पॉजिटिव लिया हमने इसका, ठीक है। ये किसके लिए है, फॉर वन पार्टिकल, एक पार्टिकल ने कितना मोमेंटम अपना इसको ट्रांसफर किया है, फॉर वन पार्टिकल। तो अब ये जो हमने मोमेंटम निकाला है ये किसके लिए है, ये एक पार्टिकल के लिए, फॉर वन पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पर जितने मोमेंटम से पार्टिकल वॉल के साथ टकराया है, ठीक है, उतना ही मोमेंटम वॉल को मिल गया, ठीक है, उतना मोमेंटम ट्रांसफर हो गया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो जितना बॉल में मोमेंटम में चेंज आया है उतना ही वॉल में आया है चेंज, ठीक है। लेकिन टकराने के बाद जो पार्टिकल था वो चला गया नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन जब टकराया, राइट, और वॉल जो है वो तो किस डायरेक्शन में है, वो तो पॉजिटिव के डायरेक्शन में है, तो उसके अंदर जो चेंज आएगा, वो वॉल के अंदर जो चेंज रहेगा वो किस में रहेगा, वो पॉजिटिव के लिए रहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लगाया है, पॉजिटिव लगाया है कि वॉल के अंदर जो ट्रांसफर आ रहा है चेंज का, मोमेंटम ट्रांसफर जो है वो किस में ले रहे हैं, हम पॉजिटिव के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको हमें नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने ये निकाले हैं, तो इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरे फॉर्मूला को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल N से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने निकाल लिए हैं, लिख दो यहाँ पे 2mvx इंटू n/2 इंटू avx डेल्टा t, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा nmvx स्क्वायर डेल्टा टी, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, ठीक है। अब हमने जाना है, मोमेंटम तो आ गया, अब हमने किस पे जाना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे, ये आया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे जाना है, तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब हम इस पूरे को क्या कर देंगे, डेल्टा टी से डिवाइड,
तो हमारे को ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमने उसके बाद किस पे जाना है, प्रेशर पे जाना है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सॉरी यहाँ पे ए भी बच गया था ना, तो ए भी है यहाँ पे। नाउ एन एम वी एक्स स्क्वायर ए डिवाइड में ए, तो ए से ए कैंसल, तो यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है वॉल पे, एन एम वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया है, हमने तो अभी सिर्फ एक्स एक्सिस डायरेक्शन कंसीडर करी है, हमने तो बाकी कोई भी नहीं कंसीडर करी, वाई भी नहीं कंसीडर करी, जेड भी नहीं कंसीडर करी। ये तो सिर्फ प्रेशर हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे जो पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी वजह से। अब हम तीनों डायरेक्शंस में देखेंगे, तो अब हम लिखेंगे कंसीडरिंग मोशन ऑफ पार्टिकल in all three directions। अगर all three directions में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या आती है, एक्स स्क्वायर वी एक्स, ये हमने फाइंड कर रखी है ऑलरेडी, है ना। ये हर डायरेक्शन के लिए हम ऐसे निकालते हैं, ये होती है आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, ठीक है। नाउ एज द पार्टिकल्स आर मूविंग रैंडमली, है ना, रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो हम आइडल केस क्या मानेंगे कि जितने x में जा रहे हैं उतने ही y में जा रहे हैं, उतने ही z में, जितनी वेलोसिटी से x में जा रहे हैं उतनी वेलोसिटी से y में, उतनी वेलोसिटी से z में जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे एज द पार्टिकल्स आर मूविंग रैंडमली, ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सेम वेलोसिटी से सभी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर सेम में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, दिस इज 3vx स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गई, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर बाय 3। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर जो हमने प्रेशर निकाला था इस फॉर्मूले में वी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या निकल के आएगी, प्रेशर हमने निकाला था एन एम वी एक्स स्क्वायर फॉर वन डायरेक्शन, ठीक है। फॉर ऑल डायरेक्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो कर दो P इक्वल्स टू एन एम वी डैश स्क्वायर बाय 3, वेयर वी बार स्क्वायर क्या है आपके पास, एवरेज वेलोसिटी है, क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इतना प्रेशर जो है वो एग्जर्ट हो रहा है इस वॉल के ऊपर बाय जितने भी पार्टिकल्स इसके अंदर हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या माना है, एक आइडियल केस माना है, क्या माना है, आइडियल केस माना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर हम यहाँ पर भी बार लगाएंगे, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द एवरेज वेलोसिटीज, ठीक है, ये भी क्या है, एवरेज वेलोसिटीज हैं। कैसे, पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, सारे के सारे एक्स डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो जितने भी एक्स डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं उन सब का एवरेज, जितने भी वाई डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं उनका सबका एवरेज, जितने ही भी जेड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उन सबका एवरेज। तो ये हो जाता है आपके पास, इस वेलोसिटी को हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी कहते हैं। कैसे कहते हैं इसको ध्यान से देखेंगे, देखो जैसे कि जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से निकल के आती है, ये होता है इस तरीके से, ये इसके इक्वल होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड के, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोनों तरफ से क्या करती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करती हूँ, तो ये मुझे ये मिल जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये किसके इक्वल आती है, ये आती है आपके पास, ये होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर का मीन, यानी कि फर्स्ट डायरेक्शन में, सेकंड डायरेक्शन में, थर्ड डायरेक्शन में जितनी भी जा रही हैं उन सब की एवरेज का क्या होता है, ये स्क्वायर का मीन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सॉरी इसके ऊपर बार नहीं आता, ठीक है, ये तो एवरेज होती है, राइट। अब देखो ये क्या इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपकी डेरिवेशन तो यहीं तक खत्म हो गई है, बट ये आया कैसे है,
ये कैसे आया है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। जैसे कि ये वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर था, ठीक है। तो अब मैं मान लेती हूँ कि एक्स डायरेक्शन में जितनी भी पार्टिकल्स थी उनकी जो वेलोसिटी थी उनका अगर मैं एवरेज निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। मान लो उनका एवरेज जो एक्स डायरेक्शन में जा रहे थे उनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो मान लो फर्स्ट पार्टिकल जा रहा है फर्स्ट डायरेक्शन में जा रहा है, जो सेकंड डायरेक्शन में जा रहा है, उन सब का मैं क्या करूँगी स्क्वायर, अप टू n जितने भी हैं उन सब का स्क्वायर करूँगी और डिवाइड में क्या हो जाएगा, उनका मीन निकालना है, सॉरी उनका एवरेज निकालना है, तो डिवाइड में n आ जाएगा। ऐसे ही y के लिए अगर मैं करती हूँ तो y के लिए ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, कि जितने भी पार्टिकल्स हैं जितने भी डायरेक्शंस में जा रहे हैं y की, डिवाइड में n आ जाएगा। ऐसे ही z के लिए हम लिख सकते हैं, ठीक है, v1z स्क्वायर, v2z स्क्वायर एंड अप टू vnz स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में n आ जाएगा, राइट। अब अगर इन सब का मैं एवरेज लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इन सब का एवरेज लेते हैं तो ये प्लस ये और सबके डिवाइड में क्या है n है, तो सबके डिवाइड में पहले तो मैंने n कर दिया, ठीक है। अब सब में क्या है 1 1 1 है, तो मैं 1 1 1 1 को एक साथ लिख लूँ, इसका स्क्वायर v1y का स्क्वायर, v1z का स्क्वायर, ये फर्स्ट का लिख दिया। ऐसे ही मैं सेकंड के लिए लिख देती हूँ, ठीक है, v2z का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मैं किसके लिए लिख देती हूँ, लास्ट वाले के लिए लिख देती हूँ n के लिए, vnx का स्क्वायर, vny का स्क्वायर, vnz का स्क्वायर, ठीक है, ये सब हो गया। अब वी नो दैट ये सारा का सारा जो है इसको हम कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास ऐसे आता है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ का लिखना हो, मान लो फर्स्ट का स्क्वायर लिखना, तो मैं क्या लिखती हूँ कि v1x i कैप का स्क्वायर, v1y j कैप का स्क्वायर, v1z k कैप का, है ना, ये चीज़ आती है फर्स्ट के लिए। अगर मैं लिखना चाहूँ तो तीनों डायरेक्शन में i j के लिखते हैं हम, स्क्वायर लगाएंगे तो सारी जगह स्क्वायर लगा देंगे, तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, v1 का स्क्वायर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, v बार स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर, सेकंड के लिए v2 का, v3 का, अप टू सो ऑन अप टू vn का स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ 3 के लिए लिखना है, ओनली फॉर 3, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सिर्फ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, n की जगह पे 3, और स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट, एंड विच इज इक्वल टू vrms, यानी कि रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड के इक्वल होता है ये, ठीक है। ये डेरिवेशन आपको करनी ही, मैंने आपको सिर्फ समझाया कि किस तरीके से सारे पार्टिकल्स एक्स डायरेक्शन के, सारे y सारे z का हमने क्या लिया है, उन सब का एवरेज का मीन लिया है, ठीक है। तो आपकी डेरिवेशन सिर्फ यहीं तक ही ख़त्म है। मेरा सिर्फ मेन एम था ये आपको समझाना कि ये जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, इसे हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी बोलते हैं। तो अब हमने जैसे यहाँ पर प्रेशर तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मेरे को यही फॉर्मूला टेम्परेचर के लिए निकालना हो, ठीक है, कि इसमें क्या टेम्परेचर में क्या चेंजेस आएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो अब वो देखते हैं। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो हम प्रेशर से ही टेम्परेचर पे जंप करेंगे। तो प्रेशर का हमने अभी फॉर्मूला निकाला, दैट इज 1/3 nmv बार स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, एज वी नो दैट pv इक्वल्स टू nRT, यही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ v से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय v, तो p इंटू v इक्वल्स टू 1/3 nm v बार स्क्वायर इंटू v। नाउ हेयर v इज द वॉल्यूम, ये v जो है वो वेलोसिटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बड़ा वाला v वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम है, ओके। तो अब यहाँ पर हम देखें तो pv इक्वल्स टू, एक मिनट, ट्रिम लास्ट नॉइस। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, pv इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो, यहाँ n था आपके पास, n क्या होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है ना आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम,
तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड में वॉल्यूम, ये आ जाती है आपके पास नंबर डेंसिटी। तो ये हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 1/3 n की जगह हो गया कैपिटल N/V m v बार स्क्वायर इंटू वी। अब ये होता है वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल, तो PV इक्वल्स टू 1/3 n m v बार स्क्वायर। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो क्या मिलेगा, वट इज दिस, दिस इज हाफ mv स्क्वायर, वो क्या होती है एनर्जी की इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। तो इसकी जगह पे मैं एनर्जी लिख सकती हूँ, सो दिस इज PV 2/3 n और ये हो जाएगी एनर्जी। अब ये एनर्जी किसकी है, एक पार्टिकल की है। अब यहाँ पर क्या हो गया, उसको अगर मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया है तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो PV इक्वल्स टू 2/3 इंटू टोटल एनर्जी, टोटल मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स थे उनकी एनर्जी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 3/2 P इंटू V, ठीक है। तो ये आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 P इंटू V। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या फिर ऑफ द सैंपल, राइट। तो ये क्या है आपकी, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, ठीक है। एक पार्टिकल की एवरेज एनर्जी है, अगर मैं उसको n से मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो लेट इट बी E डैश लगा देते हैं, ठीक है, ये E डैश हो गया कि एवरेज एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, और उसको अगर मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एवरेज एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल पार्टिकल्स हैं, तो यानी कि ऑल द पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी आपके पास, ये एनर्जी हो जाएगी। अब हमें पता है कि PV इक्वल्स टू nRT होता है, ठीक है, और दूसरी फॉर्म क्या होती है इसकी, PV इक्वल्स टू, हमने एक और फॉर्म पढ़ी थी कैपिटल N KBT भी पढ़ी थी इसकी फॉर्म हमने, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं अगर PV की जगह पर NKBT लगा दूँ तो क्या आएगा, E इक्वल्स टू 3/2 NKBT लिख सकते हैं हम इसकी जगह पे, ठीक है। तो अब जैसे हमने ये निकाल लिया कि पूरी की पूरी क्या है, ये एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ऑल कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं। अगर मैं n को नीचे ले आती हूँ तो क्या हो जाएगा, E/n 3/2 KBT लिख सकते हैं हम इसको, E/n 3/2 KBT। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, सारे पार्टिकल्स की एनर्जी का एवरेज, राइट। अब उसको मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, है ना, टोटल एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल के पास एवरेज एनर्जी कितनी है। और इसको अगर मैं देखूं तो 3/2 इज कांस्टेंट, KB इज कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये हो जाएगा आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये ऑलमोस्ट डिपेंडेंट होता है किसके, टेम्परेचर के। तो उसको हम फाइनली स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो एनर्जी होती है, एवरेज जो एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल या फिर टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स जो होती है, वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, नॉट ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसी से रिलेटेड हम अब देखते हैं कि इससे अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस आता है तो क्या होगा, फॉर अ मिक्सचर ऑफ non-reactive ideal gases तो क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये था, प्रेशर था, ठीक है, तो मान लो काफ़ी सारी गैसेस हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट गैस के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/3, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट, मास ऑफ फर्स्ट गैस, ठीक है, एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। सिमिलरली सेकंड के लिए लिखेंगे N2 M2 V2, ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड के लिए लिखेंगे N3 M3 V3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नाउ वी नो दैट हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे हम,
ठीक है। तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 2/3 n1 m1 v1 स्क्वायर, यहाँ पे ले आएंगे हम 2, क्योंकि हमें पता है कि हम यहीं से ही उसकी क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस 2/3 n2 m2 v2 स्क्वायर बाय 2, फिर 1/3 n3 m3 v3 का स्क्वायर बाय 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसकी जगह पे क्या आ जाती है, हमारे पास एनर्जी आ जाती है, ठीक है। और एनर्जी के लिए हमने क्या निकाल के रखा हुआ, ये फॉर्मूला निकाल के रखा हुआ E, राइट। इस पर एक बार हम स्टेप में लिख देते हैं, n1 इसकी एनर्जी, फर्स्ट की एनर्जी, ठीक है, 2/3 n2 सेकंड की एनर्जी, ठीक है, 2/3 n3 थर्ड की एनर्जी एंड सो ऑन। और ये कौन सी एनर्जीज होती हैं, इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक ही क्यों आ रही है, ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों होते हैं। पोटेंशियल कब आती है, जब दोनों के गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। और हम यहाँ पे आइडियल केस लेकर चलते हैं, आइडियल केसेस के लिए हम क्या करते हैं, हम निगलेक्ट करते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होती है। दैट्स वाई जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी हमें क्या बताती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बताती है, ठीक है। अब यहाँ पर E1 E2 E3 क्या है, ये सब क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल की है, 1/2 mv स्क्वायर है ना, वो एक पार्टिकल की है। तो अगर मैं उसको n नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, एवरेज एनर्जी ऑफ n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अभी E1 E2 E3 क्या है आपके पास, एवरेज एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल। और एवरेज एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल हमने निकाली भी कैसे है, 3/2 kBT हमने अभी भी निकाली थी, ठीक है। तो हम एनर्जीज की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, एक एक पार्टिकल की एनर्जी के लिए 3/2 kBT, लेट अस पुट। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2 kBT, डायरेक्ट आ जाएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/2 kBT। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n1 3/2 kBT, फिर 2/3 n2 3/2 kBT, फिर 2/3 n3 3/2 kBT एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, नेक्स्ट में भी 2 से 2 3 से 3 2 से 2 3 से 3, तो सब में क्या आ रहा है आपके पास, सबके पास बच रहा है n1 kBT n2 kBT n3 kBT एंड सो ऑन। तो अगर मैं kBT कॉमन ले लेती हूँ, मुझे मिलता है n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, और क्या कॉमन ले लिया मैंने, kBT। नाउ दिस इज द टोटल प्रेशर, ठीक है, फॉर अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव आइडियल गैसेस, ठीक है। ये हो गया आपके पास मिक्सचर, ये आ गया टोटल प्रेशर आ गया आपके पास, ठीक है। अभी टोटल प्रेशर हमें क्या बताता है, हमें ये बोलता है कि ये है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अगर आपके पास डिफाइन करने के लिए आता है कि हाँ आपको डिफाइन करना है या डिराइव करना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो आपने उसको जो एक्सप्लेन करना है वो आपने यहाँ से एक्सप्लेन करना है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, ठीक है। वो क्या कहता है, एक बार डिफाइन भी कर देते हैं। तो ये लॉ कहता है, द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। कि अगर किसी एक मिक्सचर के अंदर ये डिफरेंट टाइप की गैस है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की गैस है, ये डिफरेंट टाइप की गैस है, ठीक है, तो इन सब जो टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, इन सब का प्रेशर्स का सम, ठीक है। तो इन सब का अलग अलग का प्रेशर होगा, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, पार्शियल प्रेशर। जैसे कि प्रेशर जो टोटल होगा वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस, प्रेशर ऑफ थर्ड गैस एंड सो ऑन, जितनी भी उसके अंदर गैसेस होंगी। तो ये यहाँ पे आ रहा है आपके पास kBT, तो क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कि एक ही टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पर, एक टेम्परेचर पर। तो सबके लिए क्या हो जाएंगे, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हम प्रेशर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका काइनेटिक थ्योरी से जब हम डाल्टन्स लॉ को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, राइट।
तो अब इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में वो करते हैं। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 12.5। A flask contains argon and chlorine in the ratio 2:1 by mass. The temperature of the mixture is 27 degrees Celsius. Obtain the ratio of number 1 average kinetic energy per molecule, number 2 root mean square speed यानी कि VRMS of the molecule of two gases. Atomic mass of argon is given and molecular mass of chlorine, that is Cl2, is also given. तो एक आपके पास फ्लास्क है, उसके अंदर दो गैसेस हैं, आर्गन है, क्लोरीन है। आर्गन 2:2 में क्वांटिटी में है और जो क्लोरीन है वो 1 की क्वांटिटी में, यानी कि उनका रेशो 2:1 है। और जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो यानी कि दोनों की दोनों गैसेस जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। हमें उनकी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का हमें क्या निकालना है, उसका रेशो निकालना है। ठीक है, तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो होती है वो कैसे निकालते हैं, वो क्या होती है, हमने निकाल रखी है एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये हमने निकाला था, दैट इज 3/2 kBT, ये फाइंड की हुई है हमने, राइट। नाउ वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो डिपेंड कर रही है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के ऊपर जो सभी गैसेस का सेम होता है, एक डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर। और यहाँ अगर हम बात करें तो फ्लास्क के अंदर दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर पर है। ठीक है, तो दोनों के लिए ही काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का जो रेशो बनेगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, दैट इज 1:1। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डिपेंड्स only on temperature of gas, और वो दोनों आज सेम टेम्परेचर पर हैं, सेम फ्लास्क में है, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्गन डिवाइड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, वो क्या होगा, उनका रेशो सेम होगा, दैट इज 1:1, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर इज सेम फॉर बोथ गैसेस। ठीक है, ओके, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड यानी कि VRMS आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो वही हम यहाँ से बता देते हैं। तो ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसका हम फॉर्मूला निकालते थे हम। ठीक है, 1/2 mv², वेयर v इज RMS। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और ये आती है आपके पास 3/2 kBT पर, और डिवाइड में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास। ओके, तो हम यहाँ पे अगर बात करते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v² RMS किसके इक्वल हो गया, 3 kBT, और n के नीचे क्या आ गया, m, वेयर m इज मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और हम यहाँ पे भी कह सकते हैं ऊपर सब के सब कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ मॉलिक्यूल ले रही हूँ और एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो क्या होता है हमारे पास, NaKB मिलकर क्या बनाते हैं, R बनाते हैं, गैस कांस्टेंट। ये मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ से आपके पास क्या बना, v² RMS, ये क्या हो गया 3, इन दोनों की जगह पे R, और ये हो गया T, डिवाइड में आ गया M, राइट। और अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर इसका स्क्वायर हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमें VRMS क्या मिलेगी, रूट 3RT/M। अगेन हम यहाँ बात करें तो गैस कांस्टेंट दोनों के लिए सेम रहेगा, 3 इज कांस्टेंट फॉर बोथ, टेम्परेचर इज ऑल्सो सेम फॉर बोथ गैसेस। ठीक है, सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दोनों की ही VRMS स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के, राइट। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, हम लिखेंगे VRMS फॉर आर्गन एंड VRMS फॉर क्लोरीन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए मॉलिक्यूलर मास ये नीचे आएगा, यहाँ आएगा रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन,
और ये नीचे जाके ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल, रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी दे रखी हैं, तो पूरे पे रूट आ गया। ये क्लोरीन का ऊपर आएगा, आर्गन का नीचे आएगा, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा 1.34। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास रूट मीन स्क्वायर, रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड VRMS ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 2 गैसेस। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 12.5। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 12.6। 12.6 क्या कह रहा है? यूरेनियम हैज़ 2 आइसोटॉप्स ऑफ मासेस 235 and 238 यूनिट्स इफ बोथ आर प्रेजेंट इन यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस which would have the larger average speed. If atomic mass of fluorine is also given, that is 19 units, estimate the percentage difference in speeds at any temperature. तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हमारे पास यूरेनियम के 2 आइसोटॉप्स प्रेजेंट है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो यूरेनियम की 2 आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नेचर में ऐसा एक यूरेनियम का एलिमेंट जिसके एटॉमिक मास 235 होता है, और एक ऐसा यूरेनियम का एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 238 होता है। तो यानी कि यूरेनियम, ठीक है, ये हो गया आपका 235। ठीक है, एक यूरेनियम 238 ये प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस के अंदर। हेक्साफ्लोराइड क्या होता है? हेक्सा मतलब 6। ठीक है, तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, तो ये एक आपके पास गैस है। ठीक है, इसके अंदर जो यूरेनियम प्रेजेंट है, ये यूरेनियम ये वाला भी है और ये वाला भी, दोनों का मिक्सचर है। कुछ ये इसके एलिमेंट है, कुछ इसके एटम्स हैं, कुछ इसके एटम्स हैं। ठीक है, ऐसे वो मिक्स है इसके अंदर। ठीक है, तो कहीं कहीं यूरेनियम के 235 वाले हैं, कहीं कहीं यूरेनियम के 238 वाले। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि किसकी ज़्यादा स्पीड होगी। इस वाले की ज़्यादा स्पीड होगी, इस वाले की ज़्यादा स्पीड होगी। ठीक है, तो गैस के अंदर कौन ज़्यादा स्पीड में भाग रहा होगा। वैसे अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हमें पता है कि जो हल्का होता है, हल्का एटम होता है, उसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है ना, वी नो दैट, राइट। और अगर मैं ऐसी बात करूँ, स्पीड की ही बात करूँ, तो हमने अभी अभी फॉर्मूला निकाला, ये निकाला हमने कि जो स्पीड होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ उसके मास के। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं एज स्पीड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द मास के। यानी कि अगर कोई हैवी होगा तो उसका जो स्पीड होगी वो कम होगी, अगर कोई लाइट होगा कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एलिमेंट एटम, तो उसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा होगी, राइट। बट इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, कितनी है वो हम निकालेंगे। सबसे पहले तो हम वो निकालेंगे। ओके, तो हम लिखते हैं मास ऑफ, तो पहले हम इसकी मॉलिक्यूल की निकालते हैं। मास ऑफ 235 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इसका निकालना है। तो यूरेनियम 1 ही है, 235 प्लस 6, फ्लोरीन के कितने हैं 19, तो 235 प्लस 114 इक्वल्स टू आ गया 349 म्यू। ठीक है, इसका मास आ गया। नाउ मास हम दूसरे का निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 238 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, तो 238 प्लस 6 इंटू 19, 238 प्लस 114 इक्वल्स टू 352 यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं ये वाला जो है वो उसका जो स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वी विल राइट 235 would have larger average speed because of lesser molecular mass। ठीक है, ये आ जाएगी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि एस्टिमेट द परसेंटेज डिफरेंस, कि उनमें कितना डिफरेंस है, परसेंटेज डिफरेंस निकालना है हमको। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो स्पीड का रेशो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो स्पीड
ऑफ यूरेनियम, कौन सा, 235 वाला, फिर स्पीड ऑफ यूरेनियम 238 वाला। तो इसकी अगेन जो है ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका जो मास होगा वो नीचे आएगा, कितना है 349, तो इसका मास ऊपर जाएगा 352 और पूरे पे क्या आ जाएगा रूट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे हमें मिलेगा 1.0043 ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, उसका हमें फाइंड करना है डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए हम कैसे करेंगे, चेंज इन स्पीड डिवाइड में ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा चेंज इन जो है ये इतनी स्पीड बड़ी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इतनी बड़ी है माइनस, इस तरीके से हम इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा 0.0043। ठीक है, और परसेंटेज के लिए डिवाइड में 100 कर देंगे तो 0.43%, इतना जो है वो एवरेज डिफरेंस आ जाएगा स्पीड्स के अंदर। एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है ये बात। तो ये था आपका एग्जाम्पल 12.6। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 12.7। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 12.7। नंबर 1 इसके पास ऑप्शन है, क्या कह रहा है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल और एन इलास्टिक बॉल हिट्स अ मासिव वॉल इट रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड। व्हेन बॉल हिट्स अ मासिव बैट held firmly, the same thing happens. However, when the bat is moving towards the ball rebounds with a different speed. Does the ball move faster or slower? नंबर 1 क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहले क्या है, वो कह रहे हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी इलास्टिक बॉल अगर किसी भी एक मासिव वॉल के साथ रिबाउंड करती है तो वो सेम स्पीड के साथ वापस जाती है। तो मान लो ये एक वॉल है, ठीक है, अगर मैंने इसके ऊपर बॉल फेंकी है, ठीक है, तो ये मैंने बॉल इस पे फेंकी, ठीक है, टकरा के वापस आ रही है ये बॉल, मान लो u वेलोसिटी से हमने इसको फेंका है, ठीक है, u स्पीड से हमने इसको फेंका है, तो u स्पीड से ही ये वापस आ रही है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। तो इसको हम इलास्टिक बॉल भी बोल सकते हैं या मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि एक वॉल है, दैट मीन्स कोई भी चीज़ एक रेस्ट पर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक बॉल और एक बैट का हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो अगर यहाँ पर एक बैट होता, वो भी रेस्ट पे होता, तो भी सेम चीज़ होती कि जितनी वेलोसिटी से आई, जितनी स्पीड से आई, टकरा के उतनी स्पीड से वो वापस चली गई। बट अब हमने यहाँ केस में क्या लिया है कि जो बैट है उसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड है, वो भी उसको मार रहा है, किसी न किसी स्पीड से मार रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखना। मान लो यहाँ पे ये एक बैट है, ठीक है, यहाँ पे है ये एक बॉल, ठीक है, इस बॉल को फेंका u स्पीड से। अगर बैट हमारा रेस्ट पे होता तो टकरा कर वो u स्पीड से ही वापस आती। बट अब मैं मान लेती हूँ कि जो मेरे बैट है उसकी जो स्पीड है, यानी कि यहाँ पर कोई भी क्रिकेटर खड़ा हुआ है, कौन सा भी आपका फेवरेट क्रिकेटर है आप उसको एज्यूम कर लो, मान लो MS धोनी यहाँ पे खड़े हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बैट कितनी स्पीड से मारा, v स्पीड से उसको मार रहे हैं। ठीक है, तो जब ये बैट जो बॉल है वापस जाएगी, जब ये बॉल वापस जाएगी तो उसकी स्पीड जो होगी वो कितनी होगी। ठीक है, इस चीज को हम 2 फ्रेम्स में देखेंगे। पहला हम देखेंगे कि बॉल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बैट कितनी है, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जर्वर सामने खड़ा हुआ है, वो उसको क्या लग रहा है कि उसकी स्पीड कितनी हुई है, बॉल की स्पीड कितनी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे, सो वी विल राइट लेट द स्पीड ऑफ बॉल इक्वल्स टू u। ठीक है, नाउ द स्पीड ऑफ बॉल, द रिलेटिव स्पीड, यानी कि जब भी हम किसी चीज को रिलेट करते हैं वी विल कॉल एट रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बैट। बैट के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, तो देखो बैट की कितनी है v,
बॉल कितनी से आई, u, तो बैट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड बॉल की कितनी हो जाएगी, v प्लस u। अब ये चीज़ यहाँ पे एक समझने वाली है, हमने अभी तक रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा हुआ था, है ना। तो किसी भी चीज़ की रिलेटिव वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या लगता है, जैसे कि मान लो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल निकालनी थी मुझे विद रिस्पेक्ट टू बैट, ठीक है। तो एक बैट बॉल की निकालनी थी विद रिस्पेक्ट टू बैट, तो बॉल की मैंने स्मॉल बी ले लिया और बैट का ले लिया मैंने कैपिटल बी। तो ये हो गई रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बैट। तो उसके लिए क्या होता है कि उसमें हम क्या कर देते हैं, उसमें हम माइनस करते हैं, तो वो हो जाती बॉल की माइनस बैट की स्पीड, क्या हो जाती, माइनस हो जाती, ठीक है। क्यों माइनस क्यों होती, क्योंकि वेलोसिटी के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, है ना। तो ये इधर जा रही है, इसके ऑपोजिट जा रहा है बैट, तो नेगेटिव आ जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शंस के लिए नेगेटिव हो जाती है, सेम डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव, वहाँ हम साइन कंसीडर करते हैं। बट फॉर स्पीड वहाँ पर हम साइन कंसीडर नहीं करते, स्पीड बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव के लिए क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या निकाली है हमने कि बैट को लग रहा है कि भाई बॉल की कितनी स्पीड है, v प्लस u स्पीड है, कि इतनी स्पीड से वो वापस टकराएगी। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बैट तो होगी v प्लस u, ठीक है। अब जो सामने ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, अब उस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि भाई जिससे स्पीड से आई टकराई v प्लस u से, जाते हुए बैट की स्पीड भी फिर भी तो क्या होगी, ऐड होगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। अब रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर द स्पीड ऑफ रिबाउंडिंग बॉल, टकराने के बाद अब उसकी कितनी स्पीड होगी, रिबाउंडिंग बॉल इज कितनी होगी, जितनी से मारा, कितने से मारा, v से, ठीक है। कितनी से जा रही थी, पहले बैट की रिस्पेक्ट में कितनी से जा रही थी, v प्लस u से जा रही थी, तो अब कितना हो जाएगा 2v प्लस u। इतनी स्पीड से जो बॉल है वो क्या कर जाएगी, रिबाउंड बैक कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि भाई ये बताओ कि ज़्यादा स्पीड से करेगी रिबाउंड बैक या कम से करेगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक बात है कि अगर जो बैट होगा, ठीक है, वो हैवी होगा, ठीक है, हैवी बैट होगा, हैवी बैट का मतलब क्या हुआ, उसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा से हमारा क्या मतलब, यहाँ तो चलो हम वेलोसिटीज़ की बात कर रहे हैं, वैसे जब भी कोई चीज़ टकराती है तो हम वहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, है ना। तो अगर वो लाइट बैट से टकराएगी तो वो कम मोमेंटम उसको ट्रांसफ़र होगा, है ना, कम मोमेंटम जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी डिक्रीज, या सॉरी स्पीड क्या हो जाएगी, वो कम स्पीड से रिबाउंड बैक करेगी। लेकिन अगर हैवी बैट होगा तो मास उसका हैवी है, ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा मतलब कि वो ज़्यादा फास्ट स्पीड से रिबाउंड बैक करेगी। तो हैवी बैट मतलब कि फास्ट स्पीड से वो रिबाउंड बैक करेगी, फास्ट स्पीड रिबाउंडिंग, ठीक है। अगर उसका लाइट बैट होता है, ठीक है, लाइट बैट मतलब कि जो ट्रांसफ़र ऑफ होगा मोमेंटम वो कम होगा, यानी कि लेस स्पीड रिबाउंड करेगी, लेस स्पीड से बॉल जो है वो रिबाउंड बैक करेगी। क्लियर होगी ये बात, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है कि व्हेन गैस इन अ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड बाय पुशिंग इन अ पिस्टन, its temperature rises. Guess at an explanation of this in terms of the kinetic theory using A above. यानी कि अब आपको फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वो कह रहे हैं, बी पार्ट बोल रहे हैं कि भाई एक इस तरीके से एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर गैस फिल्ड है। अब हमने पिस्टन को ना नीचे की तरफ पुश कर दिया, पहले पिस्टन यहाँ था, अब हमने नीचे की तरफ पुश कर दिया यहाँ पर, तो अब क्या होगा, तो गैसेस जैसे पहले फैल रखी थी, अब क्या होंगे, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। तो पिस्टन को हम नीचे तक लेकर आए हैं। इसको अब आप कैसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे समझ लो, इसको समझ लो ये क्या है, बैट, ठीक है,
ये जो मॉलिक्यूल्स जब ये नीचे हम कर रहे थे इसको, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स इससे टकरा रहे थे, जब हमने इसको नीचे किया तो उन मॉलिक्यूल्स को हम समझ लेते हैं वो क्या है, बॉल है। तो अब बैट ने बॉल को मारा तो अब वो ज़्यादा स्पीड से नीचे की तरफ आएंगे, है ना। ज़्यादा स्पीड से मतलब कि ज़्यादा स्पीड मतलब कि ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, वो रैंडमली इधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे, इधर घूमेंगे, जिसकी वजह से वो रैंडमली टकराएंगे विद द वॉल्स या विद ईच अदर, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन फ्रिक्शन, ठीक है। आपस में फ्रिक्शन, रगड़ाई होगी, ठीक है, वॉल से रगड़ेंगे, एक दूसरे से रगड़े जाएंगे, तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगी एंड दैट्स वाई टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, उसका राइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, what happens when a compressed gas pushes a piston out and expands, what would you observe। अब उन्होंने क्या बोला है, अब उन्होंने कहा है कि अब जैसे कि ये पिस्टन पहले ऐसे दबा हुआ था, तो अब मान लो पहले पिस्टन यहाँ पर था, अब उस पिस्टन को हम यहाँ ले गए हैं, ठीक है, पुश बैकवर्ड कर दिया हमने उसको। अब क्या होगा, ठीक है, तो पहले पार्टिकल सिर्फ यहाँ थे, अब जैसे पिस्टन को हमने पीछे लेके गए तो पार्टिकल्स यहाँ पर भी फैल जाएंगे, ठीक है। अब अगेन इसको समझो कि ये क्या है, बैट, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है, बॉल हैं। अब खुद सोचो कभी क्या होता है, जब कभी भी हम क्रिकेट देख रहे होते हैं, एक फास्ट बॉल आती है तो बैट अगर हम सिर्फ अड़ा देते हैं ऐसे, ठीक है, तो वो बॉल क्या करती है, वहीं पर ही टकराई और वहीं पर ही रुक जाती है ना। बॉल आई, बैट ने ऐसे कर दिया, हल्का सा अड़ाया और वो वहीं पर टकरा के वहीं पर गिर जाती है, और बैट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, टकरा के थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, है ना। टकरा के पीछे किया, बॉल टकराई और वहीं पर रुक गई। तो इससे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स गए, पिस्टन से टकराए और वो क्या हो रहे थे, पीछे की तरफ जा रहा था पिस्टन और पीछे की तरफ जा रहा था, यानी कि मॉलिक्यूल्स वहीं रुक गए, यानी कि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स थे वो क्या होने लग गए, फैलने लग गए, है ना, फैलने लग गए। तो अब फैलने लगेंगे मतलब कि एक्सपेंशन हो रही है, दैट मीन्स कि उनके बीच में फ्रिक्शन कम होगा क्योंकि स्पेस बढ़ गया, है ना, स्पेस बढ़ गया, फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, उनके बीच में कम हो जाएगी, इधर उधर रैंडमली अपने आप घूमेंगे, उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से टकराने की, फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका सी का आंसर दिया है। अब डी क्या कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर यूजेस अ हैवी क्रिकेट बैट वाइल प्लेइंग, डज इट हेल्प हिम इन एनी वे। तो यही मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई भी हैवी बैट यूज़ करता है, ठीक है, हैवी बैट का मतलब क्या होता है कि बॉल आएगी, ठीक है, यहाँ पर बैट है, ठीक है, हैवी बैट है, ठीक है, हैवी बैट है, तो जैसे आके टकराई, अब इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम है, टकराने के बाद इनका मोमेंटम क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो जब आफ्टर कोलिजन वाला देखेंगे तो इसका क्या होगा, इसके पास मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, वो मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र होने की वजह से ये क्या आ जाएगी, फास्ट जाएगी। तो हैवी बैट मीन्स कि वो जो होगी फास्ट स्पीड रिबाउंडिंग होगी, जो वापस जाएगी फास्ट स्पीड से रिबाउंड बैक करेगी बॉल। और अगर हम लाइट बैट लेते हैं तो उसका मास कम होगा, जो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम कम होगा, तो वो लेस स्पीड से रिबाउंड बैक होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो सचिन तेंदुलकर हैं वो क्या यूज़ करते थे, हैवी बैट यूज़ करते थे वाइल प्लेइंग, तो जिससे उनकी जो बॉल है वो बहुत दूर तक फास्ट जाती होती थी, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 12.7। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।